अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। अच्छा जी, अब हम इंग्लिश की स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 151 न्यू वर्ड्स इन मॉडर्न इंग्लिश। इस पूरे टॉपिक में जैसे कि उन्होंने बताया, हम ये पढ़ेंगे कि वोकैबलरी में कैसे इमेंस चेंज इंक्रीज़ आया, कैसे वो एकदम से बढ़ी। इसके अलावा वोकैबलरी के साइंटिफिक टर्म्स कैसे बनी, साइंटिस्ट ने कैसे उसके सोर्सेज ढूंढे, उसके नई नई वोकैबलरीज बनाने में क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की गई नए नए वर्ड्स बनाने के लिए। स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, वेज यूज टू क्रिएट दिस वोकैबलरी। ठीक। अच्छा जी, जो पहले से अल्फाज मौजूद थे उनको साइंटिफिक मीनिंग्स दिए गए, जैसे कि केमिस्ट, बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट। एक पूरा जो था ना, जैसे कि उन्होंने साथ बताया भी है, केमिस्ट वगैरह में ये सॉल्ट वगैरह सारा, वो केमिस्ट्री में जो भी आपको पता है इतने मुश्किल मुश्किल फार्मूलाज के नाम, वो सारे उसमें रख दिए गए। बॉटनिस्ट को एक उसके साथ मिला दिया गया, फ्रूट्स उसमें आ जाते हैं, पॉलन्स वगैरह आ जाते हैं उसमें, सारे ऑल अबाउट फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में। ठीक है। जोलॉजिस्ट का भी हमें पता है। ठीक। इसके अलावा जो दूसरी ज़ुबान से हमें वर्ड इस्तेमाल हुए, जो आए, हमने जो बोरो किए, वो भी, उनका भी बहुत किरदार है, जाहिर सी बात है। लैटिन से जो लिए गए उसके ये अल्फाज, ये सारे वोकैबलरी है ना जो लैटिन से ली गई। ग्रीक से सॉरी ग्रीक से ली गई ये वोकैबलरी। ये आपने, ये बस एक बार पढ़ने वाले हैं, याद रखने वाला नहीं है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जर्मन से आए ये अल्फाज, ये सारे यूरोपियन साइंटिस्ट से ये साइंटिफिक वर्ड आया। यूनिट जो था वो फ्रेंच के वर्ड से निकला। ये सारे जर्मन के वर्ड हैं, ये स्वीडिश है, ये इटालियन है, वॉल्ट। ठीक। इसके अलावा ये आपने याद रखना है कि एक्सट्रीमली कॉमन वे जो था इस वर्ड्स के इन्वेंट करने का, वो था ग्रीक और लैटिन का मटेरियल। ठीक। ये आपने याद रखना है। ग्रीक के अल्फाज थे ये जी, या ग्रीक से अल्फाज लिए गए, लैटिन से ये अल्फाज लिए गए। इसके अलावा और क्या टेक्निक्स थी जिसके ज़रिए हमने अल्फाज बनाए। कुछ अल्फाज को शॉर्ट कर दिया गया, इतना शॉर्ट कर दिया गया और उसे आम ज़ुबान में यूज़ करने लगे। कॉलोक्वियल होता है आम डेली रूटीन में यूज़ होने वाले, उसकी शॉर्ट टर्म हम डेली रूटीन में यूज़ करने लगे। था वो पूरा वर्ड ही, पर हम उसकी शॉर्ट टर्म यूज़ करने, जैसे इंटरनेट नहीं हम बोलते, हम नेट बोल देते हैं अक्सर औकात। ठीक है। इसी तरह मो सॉरी मॉब हम बोल देते हैं, मोबाइल नहीं बोलते, मॉब बोल देते हैं। इसके अलावा कौन सी टेक्निक थी, एंड ऑफ द वर्ड इज़ कट ऑफ। वर्ड्स के आखिर के जो थोड़े से अल्फ़ाबेट्स थे वो कट कर दिए गए। जैसा कि वो था कैब्रल्ट, ये वर्ड था, हमने उसको कैब बोल दिया। फोटोग्राफ कह रही हूँ, फोटोग्राफ को हम फ़ोटो बोल देते हैं। यह एक न्यू वर्ड बन गया हमारा। ठीक है। इसके अलावा दूसरी क्या टेक्निक थी, सक्सेसिव फेजेस ऑफ शॉर्टनिंग। कुछ शॉर्ट अल्फाज इतने वो सक्सेसिव हो गए, इतने वो हिट हो गए कि हमने उसके पुराने तर्ज को छोड़ दिया, उस अल्फाज को, हमने उसके शॉर्ट टर्म को ही उसकी ओरिजिनल फॉर्म दे दी। जैसे कि हम पहले था टैक्सीमीटर, कैब, तो हमने या तो हम टैक्सी बोल देते हैं या हम कैब बोल देते हैं, राइट। तो ये इतने सक्सेसिव हो गए कि हम पुराना वर्ड उसका छोड़ चुके हैं। इसके अलावा और क्या था टेक्निक, कटिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज की बिगनिंग को कट कर दिया। जैसे कि एक्यूट, क्या हो गया क्यूट, पर अब हमारी लैंग्वेज में हो गया। क्रैवन था पहले, उसका हमने वैन बोल दिया। ओमनी बस था पहले, अब वो बस है। ठीक है। इसके अलावा एंडिंग ऑफ वर्ड्स को हमने कट कर दिया। उससे क्या हमारे पास आए, उससे हमारे पास वोकैबलरी आई। एडवर्टाइजमेंट था पहले, हमने उसे ऐड बोल दिया। एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम। जिम्नेजियम, जिम। ठीक। ब्लेंडिंग, अब ये भी एक टेक्निक है वर्ड्स फॉर्म करने की। लेट मॉडर्न पीरियड के एंड में ये फीचर आया, जैसे कि ब्रंच है,
ये ब्रेकफास्ट और लंच को ब्लेंड करके बनाया गया है एक वर्ड ब्रंच, ठीक है। ऐसी ब्लेंडिंग्स को समटाइम्स क्या बोला जाता है, पोर्टमेंटी वर्ड्स। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। और ये टर्म कहाँ से आई, ये थी आई लेविस कैरल से। अब ये नीचे मिसालें दी गई हैं ब्लेंड की। स्लिथी, लिथी एंड स्लिमी को दोनों को ब्लेंड करके स्लिथी वर्ड बनाया गया। मिजरेबल और फिल्मसी को मिला के मिमसी वर्ड बनाया गया, ठीक। टॉपिक नंबर 152, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग एंड चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन। अच्छा जी, एक एडिसन था, उसकी एक प्रोनाउंसिएशन थी, तो उसकी पंक्चुएशन थी, उसकी जो स्पेलिंग थे, उसके स्पेलिंग में और हमारे जो आज के मॉडर्न स्पेलिंग है उनमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा माइनर सा ही डिफरेंस है। एक तो कैपिटल वर्ड का डिफरेंस है, कैपिटल लेटर्स का, एक एपोस्ट्रॉफ का। ये जो हम कह देते हैं ना अक्सर, जैसे अलीस पेन, तो अलीस के साथ जो एस लगेगा एपोस्ट्रॉफ डाल के वो, तो उसने कहा, उसका ये था कि उसने हर प्लूरल के साथ एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लगाना है लाजमी, ठीक है। उसने अपनी पंचुएशन ये रखी हुई थी। हम जबकि हमारा ये नहीं है, हम ज़्यादातर एस खाली यूज़ करते हैं, साथ प्लूरल लगाने के लिए, प्लूरल करने के लिए एस यूज़ करते हैं, जबकि वो एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लगाता था, ठीक। तो ये डिफरेंस है एक कैपिटल लेटर्स का और एक एपोस्ट्रॉफ का। बहरहाल उसे एक गुड स्टाइल के तौर पर लिया जाता है था 18th सेंचुरी में। एडिसन कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड स्टाइल इन द 18th सेंचुरी। आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। और उसके स्पेलिंग को आइडेंटिकल समझा जाता है हमारे जो करंट स्पेलिंग है ना, उसके साथ आइडेंटिकल समझा जाता है कि उसके ज़्यादातर स्पेलिंग वही हैं जो आज हमारे मॉडर्न स्पेलिंग है, ठीक। बस माइनर सा डिफरेंस है और वो उन्हें बता दिया। जैसे कैरिड एंड पब्लिक, इस दोनों के ये देखें स्पेलिंग डिफरेंट है। ओवरऑल उसकी जो सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफी था, जो उसका सिस्टम ऑफ स्पेलिंग था, वो हमारे से मैच करता है। बहरहाल मिडल इंग्लिश और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में स्टैंडर्ड स्पेलिंग नहीं आए थे। कोई एक पूरा एक स्टैंडर्डाइज्ड नहीं हुआ था स्पेलिंग का सिस्टम। हर किसी की अपनी धुन थी, राइटर टू राइटर वेरी करता था। कोई राइटर किसी अल्फाज को कोई स्पेलिंग से लिख रहा है, कोई स्पेलिंग से, इवन के नेम्स तक में डिफरेंस था, नेम्स के स्पेलिंग तक में। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि शेक्सपियर ने कहीं पे ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसे लिखा अपना नाम, कहीं ऐसे लिखा, कभी दूसरे स्पेलिंग से लिखा, तो ये इस तरह था। बहरहाल जो पावरफुल फोर्स थी स्पेलिंग को स्टैंडर्डाइज करने में, वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग की इंट्रोडक्शन, जब प्रिंटिंग का काम शुरू किया गया मॉडर्न पीरियड के एंड में, by the end of the early modern period, spelling had become standardized in printing books. जो स्पेलिंग्स थे वो स्टैंडर्डाइज हो गए प्रिंटिंग बुक्स में। जो प्रिंट होता था उसमें स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग ही प्रिंट होते थे, ठीक। प्रोनाउंसिएशन, अच्छा, अब जैसा कि हमें पता है कि हर किसी की प्रोनाउंसिएशन थी, अपने किसी के स्पेलिंग थे, तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन भी होगी। तो जब एक बुक पढ़ते थे, एक स्टैंडर्डाइज्ड स्पेलिंग प्रिंटेड बुक्स जो लिखे होते थे, तो उनको मुश्किल होती थी प्रोनाउंस करने में, क्योंकि वो तो किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते थे ना, या किसी और तरीके से वो स्पेलिंग लिखते थे, ठीक है। तो यही बताया गया है। अब स्केजुअल जो वर्ड है, इसे पहले कैसे स्पेल्ड किया जाता था, इसे पहले ऐसे स्पेल्ड किया जाता है SEDUDULE, और CEDUL ऐसे स्पेल्ड किया जाता था, और उसी हवाले से फिर उसे प्रोनाउंस भी किया जाता था। बहरहाल इस तरह स्केजुअल जो था वो मिड 17th सेंचुरी में इस तरह बोले जाने लगा और स्पेल किया जाने लगा, जो कि आज तक चलता आ रहा है, ठीक है। लेट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, जो आज हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में डिसअपीयरेंस ऑफ आर का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया, प्रोनाउंसिएशन उसकी ख़त्म कर दी गई। इस्तेमाल नहीं ख़त्म किया गया, प्रोनाउंसिएशन उसकी ख़त्म कर दी गई। जैसा कि
Today's in England R is never pronounced in words like barn and person. वो R को प्रोनाउंस नहीं करती, हम सबको पता है कितना ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट कैसा होता है, ठीक है, उसमें R प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे कि ये R है ना, R वर्ड ARER, वो R नहीं बोलेंगे, वो आ बोलेंगे, आ, दे आ, ठीक है। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि जब ओनली इफ़ इट अकर्स बिफोर अ वोवल, अब यहाँ आर तब ही उनके प्रोनाउंस होगा जब वो किसी वोवल से पहले आएगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 153, स्लैंग इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। स्लैंग जो थी, क्या लैंग्वेज थी ये जी, एक वैगा बॉन्ड लैंग्वेज थी। वैगा बॉन्ड लैंग्वेज क्या होती है, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जिसका कोई घर नहीं होता बेसिकली, ठीक है। उस लैंग्वेज को स्लैंग बोला जाए। मतलब आपको सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं कि एक जो होती है असल महज़िब उर्दू, ठीक है, वो हम सब बोलते हैं, ठीक है। पर अगर ये इसी लैंग्वेज को बिगाड़ के बोले, जैसे भाई लोगों की जो लैंग्वेज होती है, भाई लोग पता है ना गुंडों की जैसी लैंग्वेज होती है, तो वो कैसे अबे तू तड़क करके बात करते हैं, और ये काहे का हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह जो बोलते हैं, तो ये लैंग्वेज है, ठीक है। इसे स्लैंग में, एक बिगड़ी हुई लैंग्वेज को स्लैंग लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। उनका कहना है, ये कहना नहीं है, ये MCQs है, वर्ड स्लैंग डज नॉट अकर इन जॉनसन डिक्शनरी, ठीक है। इसके अलावा ये डेरोगेटरी फोर्स, पहले जो इसका पहले यूज़ होता था, उसे एक डेरोगेटरी फोर्स के तौर पर यूज़ किया जाए, मतलब इसे बदतमीज़ लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। इसके अलावा वेबस्टर इन 1828 डिफाइंस इट एज अ लो वल्गर अनमीनिंग लैंग्वेज, ये आपने MCQs के तौर पर याद रखना है। डेफिनेशन इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन थी, ये आपने सारा एक बार पढ़ लेना है, समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये वही है। ओवरऑल ये है कि इसमें कहा गया है कि स्लैंग लैंग्वेज चाहे एक बदनाम लैंग्वेज है, पर कहीं ना कहीं ये आम हो रही है, और कभी ना कभी ये अपने स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएगी, कभी ना कभी ये अपने आम लोग इसे इस्तेमाल करने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि अब उन्होंने मिसाल की व्हाट ऑन अर्थ, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एक मुहावरती एक्सप्रेशन है, पर डी क्विंसी ने इसे एक स्लैंग के तौर पर लिया, और इसने बड़ा ही जिसे कहते हैं ना खौफ जाहिर किया जब इसने ये जो एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुंह से सुना, ठीक है। और इसके अलावा जो रॉ है उसे डिस्टर्बेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया, डिस्टर्बेंस के मीनिंग में इस्तेमाल किया गया, जिसे टॉड ने डिस्क्राइब किया, और उसे कैसे डिस्क्राइब किया, अ वेरी लो एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा ये सारे स्लैंग वर्ड हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। स्लैंग को बेसिकली उन्होंने क्या क्या कहा है कि ये किसके रिजल्ट में बनी ये लैंग्वेज। ये वो फितरी, उन्होंने कहा कि किसी इंसान की वो फितरी ख्वाहिश या डिज़ायर, जो जब वो कहता है कि मुझे फ्री होके लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, ठीक है, ये तब वजूद में आती है, ये तब इसका रिज़ल्ट स्लैंग लैंग्वेज में बनता है। वो कहता है मैंने रूल्स फॉलो नहीं करने, मैंने फ्रीली तौर पर इस्तेमाल करनी है, मैं तो इससे नए एक्सप्रेशन भी बनते हैं, एक फ्रेशनेस भी आती है, तो उसके नतीजे में स्लैंग लैंग्वेज बनती है। ये भी स्लैंग वर्ड्स हैं। अच्छा, अब उनका कहना है कि ज़रूरी नहीं होता कि स्लैंग वर्ड ही कोई वर्ड हो आउट ऑफ द वे तो वो स्लैंग होगा। कुछ हमारे बोलने का अंदाज़ भी ऐसा हो सकता है जो कि स्लैंग में शामिल हो, ठीक है। उनका कहना है जैसे पुट डाउन वर्ड, अब पुट डाउन वर्ड अगर एक सोल्जर के हवाले से बोला जाए कि उसने एक बगावती या किसी मुजरिम को मार गिराया, ठीक है, तो ये उसके लिए तो सही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। जबकि अगर ये स्लैंग के तौर पर कोई इंसान किसी एक इंसान ने किसी दूसरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पुट डाउन, तो ये उसमें स्लैंग के तौर पर आएगा। वो सीधी तरह बोल दे भाई लीव मी, ठीक है, पर उसने बोल दिया पुट डाउन, तो जी ये स्लैंग में आ जाएगा, ठीक है।
टॉपिक नंबर 154 इश्यूज ऑफ रजिस्टर एंड एक्सेंट। अच्छा, अब एक्सेंट के आ गए हवाले से इश्यूज। आरपी से पहले क्या, आरपी की एब्रीविएशन क्या है आप सुन लें पहले इसकी फुल फॉर्म। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक, इसकी ये फुल फॉर्म है और इस प्रोनाउंसिएशन को ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, ठीक, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब क्या था जी, रीजनल एक्सेंट और आरपी में क्या फटा पड़ा, क्या इशू आए कि नॉन रीजनल एक्सेंट जो कि आरपी नहीं था एक्सेंट, और उनके अपने अपने इलाकों का जो एक्सेंट होता है हर किसी का, नॉन रीजनल जो एक्सेंट था, अगर वो सीधी तरह, अगर आप एक स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने वहाँ की सारी एजुकेशन ली है, पर आपका एक्सेंट इंग्लिश का बोलने का वही है, देसी है, ठीक है, हमें सब पता है हमने क्या कैसे बोलना है, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, पर हमारा एक्सेंट हमारा अपना है, हमारा देसी एक्सेंट है, ठीक है। तो यही हिसाब है कि नॉन रीजनल एक्सेंट को उन्होंने इंग्लैंड वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी स्पीच अच्छी है, आप बोल सही तरह रहे हैं, ग्रामर आपकी ठीक है, सब कुछ A1 है, ठीक है। तो ये जी उन्होंने इंग्लैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस चीज़ ने बड़ी ना आरपी की जो थी साख्त को, उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ये हो गया कि मेजॉरिटी जो थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की वो आरपी स्पीकर्स नहीं थे, और ज़्यादातर लोग अपना ही रखते थे एक्सेंट, वो आरपी को प्रेफर नहीं करते थे, ठीक है। आरपी इज़ नाउ इज़ द एक्सेंट यूजुअली टॉट टू फॉरेन्स लर्निंग ब्रिटिश इंग्लिश। अब ये उन लोगों को सिखाया जाता है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो कि फॉरेन्स हैं, ठीक है। इवन के उन्होंने कह दिया कि BBC के जो ब्रॉडकास्टर है वो तक स्कॉटिश एक्सेंट वाला है, वो तक स्कॉटिश एक्सेंट वाला है, वो तक वो नहीं आरपी बोलता, वो तक दूसरी एक्सेंट वाला है, ठीक है। इसके अलावा इन जो रीजनल एक्सेंट्स को सॉफ्ट एक्सेंट्स के तौर पर बोला जाता है, ये आपने बस एक बार याद रखना कि इन्हें सॉफ्ट एक्सेंट के तौर पर बोला जाता है, इनका ये जिसे कहते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है। टॉपिक नंबर 155 ब्रिटिश एंड आयरिश इंग्लिश। ब्रिटिश एंड आयरिश इंग्लिश का उन्होंने बता दिया। ये पूरा जो पैराग्राफ है ये MCQs है, ये आपने खुद पढ़ने हैं, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, MCQs है टोटली। हिस्ट्री ये भी आपने पूरा MCQs है, जो मैंने हाईलाइट किया वो मुझे लगा कि भाई ये MCQs के तौर पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो आपने कर लेना। ओवरऑल ये पूरा टॉपिक ही MCQs के हवाले से पढ़ा जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये आपने देखना है कि ये इसमें आयरिश जो इंग्लिश है, इसमें आफ्टर का इस्तेमाल वो हैव की जगह करते हैं, जहाँ पे जैसे कि परफेक्टिव मार्क इसे बोला जाता है, परफेक्टिव मार्क के तौर पर उस आफ्टर को यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव मिस्ड द बस, वो इस जुमले में आई एम आफ्टर मिसिंग द बस, हैव की जगह आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो डू का इस्तेमाल बहुत करते हैं अपने सेंटेंसेस में, जैसे कि देयर डज बी लॉन्सम बाय नाइट, द प्राइस डज श्योरली, मतलब वो इस तरह डू का इस्तेमाल बहुत करते हैं। प्रोनाउंसिएशन उनकी कैसी है, अब जिसने आप में से वो थॉमस शेल्बी की वो सीरीज़ देखी होगी ना, उसे ज़्यादा अच्छे तौर पर समझ आएगा कि उसमें जैसे वो मुंह गोल गोल करके और प्रोनाउंसिएशन को भी बहुत ज़्यादा भारी करके जैसे बोला जाता है ना कोई भी वर्ड, इस बिल्कुल आयरिश इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन वैसी है। जैसे सैड नहीं बोलेंगे, सैड, इस तरह बोलेंगे। फाइन नहीं बोलेंगे, फाइन, इस तरह मुंह गोल करके, और उस प्रोनाउंसिएशन को बड़ा ही गोल करके घुमा के बोलने वाले ये इस तरह बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा वो विद का इस्तेमाल करते थे फोर की बजाय, विद का इस्तेमाल वो फोर की बजाय करते थे, जैसे ही इज़ डेड नाउ विद मैनी ईयर, विद का इस्तेमाल किया गया है, इसमें फोर नहीं लगाया गया, ठीक। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है,
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपने स्लैंग लैंग्वेज के कुछ कुछ वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने ये याद रखने हैं कि डिफरेंस क्या था एडिशन, पंक्चुएशन और आप में कैपिटल लेटर्स का डिफरेंस था और एपोस्ट्रोफ का डिफरेंस था, ठीक। इसके अलावा आपने ये आयरिश के फीचर याद रखने कि वो आफ्टर का इस्तेमाल करते थे परफेक्टिव मार्क के तौर पर, विद इस्तेमाल करते थे फॉर की जगह, डू का इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, और उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी थी, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।